हेलो दोस्तों, सभी छात्रों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज में आज हम लोग अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे, जो कि आखेटक खाद्य संग्रह से लेकर के भोजन उत्पादक तक इसका नाम है। बेसिकली पिछले अध्याय में हमने जो पढ़ा था वो क्या, कब, कहाँ और कैसे जो घटनाएं घटी अतीत में उनके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मनुष्य आखेटक से खाद्य संग्राहक कैसे बना और खाद्य संग्राहक से उसने भोजन को उत्पादन कैसे करना शुरू किया। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि एक लड़की थी जो कि न्यूज़पेपर देख रही थी और न्यूज़पेपर देखते देखते उसके मन में कुछ सवाल उठे। तो उसी तरीके से इस अध्याय की शुरुआत जो की गई है वो तुषार नाम का एक लड़का है जो कि रेल से यात्रा कर रहा है और वो देखता है कि सब चीज़ें उसके पीछे छूटती चली जा रही हैं। रेल गाड़ी इतनी तेज गति से यात्रा कर रही है। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ सवाल आते हैं कि जब यातायात के साधन नहीं थे, अर्थात रेलगाड़ियां नहीं थी, बसें नहीं थी, तब लोग क्या यात्रा नहीं करते थे? अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। उसके मन में ऐसे कुछ सवाल आए, तो उसी से इस अध्याय की शुरुआत की गई है। यहाँ पे हम आरंभिक मानव के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे। आरंभिक मानव जो था वो आखिर इधर उधर क्यों घूमता था। तो बेसिकली उसके 4 कारण बताए गए हैं। इस अध्याय में इसके 4 कारण बताए गए हैं। एक तो है भोजन की तलाश में। भोजन की तलाश में इस पैराग्राफ में कहा गया है कि वह आखेटक और खाद्य संग्राहक का मतलब होता है कि वह शिकार करता था। आखेटक का मतलब होता है शिकार करना और खाद्य संग्राहक का मतलब होता है कि खाद्य सामग्री को इकट्ठा करके रखना। तो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे और आज हम इन्हें आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ओके, वो क्या करते थे? आखेटक और खाद्य संग्राहक मानव जो था वो क्या करता था? तो वो जानवरों का शिकार करता था, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। बेसिकली ये उनके दैनिक जीवनचर्या जो थी उनके काम हुआ करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, तो मैंने उसमें ऊपर बताया आपको कि इसके 4 कारण थे। पहला कारण क्या था कि जब वो मान लेते हैं कि ये एक जगह है जहाँ पे आखेटक और खाद्य संग्राहक या प्राचीन मानव जो है वो रह रहा है कुछ समय के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो अब जीवन यापन के लिए भोजन की आवश्यकता तो होगी ही। तो चूंकि वो शिकार भी कर रहा है और जो भी अन्य खाद्य पदार्थ हैं उनको एकत्रित कर रहा है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब वो लंबे समय तक एक ही जगह पे रहेगा, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहेगा, तो वहां पे खाद्य उपलब्धता मतलब खाने पीने की उपलब्धता कम हो जाएगी। जब खाने पीने की उपलब्धता कम हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे इस स्थान से दूसरे स्थान पे जाना ही पड़ेगा। तो एक कारण है कि भोजन की या संसाधनों की उपलब्धता कम हो जाना। ओके, दूसरा कारण है कि दूसरा कारण शिकार से जुड़ा हुआ है। कैसे शिकार से जुड़ा हुआ है कि जब वो एक स्थान पे रहता था तो उसने कई प्रकार के जीवों को देखा होगा जो कि अलग अलग तरीके के भोजन सामग्री ग्रहण करते थे, अलग अलग तरीके की उनकी बनावट होती थी। तो वह उनकी आदतों को, उनकी संरचनाओं को ऑब्जर्व करता था और इस आधार पे वह देखता था कि जीव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते हैं और इस ट्रेवल के कारण वह आदिमानव भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करता था और उन जीवों का पीछा करता था और उनका शिकार करता था। तो इसीलिए आदिमानव जो है उन जीवों के पीछे पीछे जाने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। यहाँ पे जो बच्चों तीसरा कारण बताया गया है, तीसरा कारण कहता है कि
यह एक प्रकार से मौसम से जुड़ा हुआ कारण है। मौसम से जुड़ा हुआ कारण है। कैसे मौसम से जुड़ा हुआ है? तो इस पैराग्राफ में यहाँ बताया गया है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की जो खाद्य सामग्रियां होती थी वो उत्पादित होती थी। तो मान लेते हैं कि एक जगह पे खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता कम हो गई और जीवों ने पलायन करना शुरू कर दिया। चूंकि मौसम में बदलाव होता है तो जीव भी पलायन करते हैं। जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी तो बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो ठंडे क्षेत्रों की तरफ जाना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि उन जीवों की आदतों की तरह ही मनुष्य ने भी मौसम के अनुसार जो है वो पलायन करना शुरू किया। मान लेते हैं कि एक मनुष्य समुदाय है, प्राचीन आदि मानवों का समुदाय है, वो यहाँ पर्वतों पे रहता है। जब ठंडियाँ आएंगी तो पर्वतों पर चारों तरफ बर्फ जमा हो जाएगी, जिसके कारण जो है उनको पर्वतों से नीचे उतर के मैदानों में आना ही पड़ेगा। और अगर वो मैदानों में नहीं आएंगे तो उनके पास खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो एक कारक जो है वो मौसम से जुड़ा हुआ है। इस अध्याय में आदिमानवों की यात्रा करने का जो चौथा कारण बताया गया है वह है जीवन की आधारभूत आवश्यकता जल। इसमें बताया गया है कि प्राणी और पेड़ पौधे दोनों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। मान लेते हैं कि जल जो पाया जाता है वो झीलों में, झरनों में, नदियों में मिलता है। यद्यपि कहा गया है इस पैराग्राफ में कि बहुत सारे जलाशय या जल के स्रोत ऐसे होते थे जो गर्मियों वगैरह में सूख जाते थे, जिसकी वजह से आदि मानवों के पास जल की उपलब्धता कम हो जाती थी और उन्हें फिर दूसरे जल स्रोतों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता था। तो स्टूडेंट, हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि बेसिकली 4 कारण हैं जिसकी वजह से जो है आदि मानवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करना पड़ता था। उन 4 कारणों के बारे में एक बार हम संक्षेप में फिर से जान लेंगे। पहला कारण है वो है कि संसाधनों की उपलब्धता कम हो जाना। उपलब्धता कम हो जाना। ओके। जो दूसरा कारण है वह शिकार से जुड़ा हुआ था, जो कि मैंने ऊपर आपको समझाया। तीसरा कारण जो है वो मौसम से जुड़ा हुआ है और जो चौथा कारण है वो जल से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली इन 4 कारणों की वजह से जो है वो आदि मानव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन किया करता था। ओके, चलिए हम अब आगे चलते हैं, आगे अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि आदि मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है हमें। आदि मानव के, चूंकि आदि मानव आज का मानव तो नहीं है, वो आज से लगभग 20 लाख साल पहले आदि मानवों की शुरुआत होती है या मानव की प्राचीन प्रजातियों की शुरुआत होती है। तो 20 लाख साल पहले के बारे में अगर हमें जानना है तो हम कैसे जान सकते हैं? हमने पिछले अध्याय में बताया था कि अगर आपको कल के बारे में जानना है या कुछ वर्षों के बारे में जानना है तो आप रेडियो पे सुन सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप 20 लाख साल पहले के बारे में जानते हैं, तब शायद आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आप निरुत्तर हो जाएंगे, आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपको जरूर पता होगा कि 20 लाख साल पहले के बारे में कैसे जाना जा सकता है। तो बेसिकली बेटा, यहाँ पे जो पुरातत्वविद होते हैं, पिछले अध्याय में हमने बताया था कि पुरातत्वविद क्या होते हैं। ये ऐसे विद्वान होते हैं, ऐसे जानकार होते हैं जो कि विभिन्न स्थानों से खुदाई करते हैं और खुदाई में निकाली हुई पुरानी अवशेषों का, पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद कहा जाता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जानकारी कैसे मिल सकती है। तो जो खुदाई के कारण जो भी अवशेष मिलते हैं, जैसे कि हम इस अध्याय में आखेटक और खाद्य संग्राहक और फिर जो है
उत्पादक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन लोगों ने उस समय भी, जैसे आज के समय में हम बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं और किसी कारणवश अगर मानव सभ्यता जो है, मान लेते हैं कि मैं प्रयागराज में रहता हूँ और किसी कारणवश, किसी प्राकृतिक आपदा या किसी भी कारणवश यहाँ की संपूर्ण मानव सभ्यता का विनाश हो जाता है, या फिर यहाँ मानव पलायन कर जाते हैं, सारे मानव जो है वो किसी अन्य जगह की तरफ पलायन कर जाते हैं, तो हमारे साथ जो प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं वो प्रयागराज में ही छूट जाएंगी। आगे आने वाले हजारों सालों में इन वस्तुओं के ऊपर मिट्टी की परतें जम जाएंगी और अलग अलग मौसम का इन पे प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से ये भूगर्भ में दफन हो जाएंगी। या यहाँ पे अगर बाढ़ आ जाए तो बाढ़ जो अपने साथ गाद लाएगी, प्रयागराज में जो गाद लाएगी वो पूरे प्रयागराज में बिछा देगी, और जिसकी वजह से यहाँ का जो सारा पूरा प्रयागराज है वो ऊपर मिट्टी की गाद से ढक जाएगा, जिसकी वजह से सारी वस्तुएं ढक जाएंगी। सेम उसी प्रकार से जो आखेटक खाद्य संग्राहक या फिर प्राचीन मानव था, वो भी जिन वस्तुओं का प्रयोग करता था, उन वस्तुओं को आज हम जो बहुत लाखों साल पहले वो प्रयोग करता था, उन वस्तुओं की पुरातत्व विधि खुदाई करते हैं, और इस खुदाई से जो भी अवशेष निकलते हैं बच्चों, उनका अध्ययन करके हम यह जान सकते हैं कि उस समय के आदि मानव या उस समय के पुराने मानव किस प्रकार से रहा करते थे, किस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, और किस तरह से शिकार करते थे, किस प्रकार का भोजन करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि वह किस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते थे, जो पुराने मानव थे वो किस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे पत्थरों के और लकड़ियों के और हड्डियों के औजारों का प्रयोग करते थे, पत्थरों के, लकड़ियों के और हड्डियों के औजारों का वो प्रयोग करते थे, जो कि चूंकि लकड़ियां और हड्डियां जो है वो कार्बन पदार्थों से बनी होती हैं और ये समय के साथ साथ धीरे धीरे क्षीण हो जाती हैं, लेकिन जो पत्थर होता है वो अन्य चीज़ों की अपेक्षा बहुत मजबूत होता है, उसकी संरचना बहुत मजबूत होती है। तो आज के समय में ज़्यादातर जो हमें पुरानी वस्तुएं मिलती हैं खुदाई में, वो पत्थरों की ही मिलती हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये बहुत मजबूत होता है और यह बहुत लंबे समय तक टिका हुआ रहता है, लाखों करोड़ों सालों तक। तो इस प्रकार से इन जो औजार थे, पत्थरों को, लकड़ियों को, हड्डियों के जो औजार थे, इनका आदि मानव किस प्रकार से प्रयोग करते थे, तो वो फल फूल काटने में इनका प्रयोग करते थे, हड्डियां और मांस काटने में इनका प्रयोग करते थे, पेड़ों की छाल निकालने में, जानवरों की खाल उतारने में, या फिर जानवरों की खाल को ठंडी में सिलने के लिए, ताकि अपने शरीर को गर्म रखा जा सके। ठीक है, इस प्रकार से वो बहुत सारी चीज़ों में, अनाजों को काटने के लिए, अनाजों को कूटने के लिए वो पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे, जानवरों का शिकार करने के लिए वो पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे 2 डायग्राम दिखाए गए हैं बेटा। इन 2 डायग्राम के माध्यम से उनके जो पत्थर के औजार होते थे उनके बारे में यहाँ पे बताया गया, उनका प्रयोग किस प्रकार से। इस डायग्राम में एक ये जो पत्थर का औजार आपको दिख रहा है, इसका नाम आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये एक प्रकार का हैंडेक्स है। हैंडेक्स का मतलब क्या होता है? हैंडेक्स का मतलब होता है पुरातत्व में कुल्हाड़ी। ये एक प्रकार की कुल्हाड़ी है, आज की मॉडर्न कुल्हाड़ी जैसी नहीं होती थी। ये एक पत्थर का टुकड़ा होता था जिससे अलग अलग जो है फ्लेक या फलक निकाल दिए जाते थे, और इस पत्थर के टुकड़े पे जो है वो क्या बनाया जाता था, इस पत्थर के टुकड़े पे धार बनाई जाती थी, जिसकी वजह से इसको एक सिरा पकड़ने के योग्य बनाया जाता था ताकि हाथ को नुकसान न पहुंचे, और दूसरा सिरा इस प्रकार से धारदार बनाया जाता था ताकि जो है इसका प्रयोग किया जा सके। तो यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि ये जो एक आदिमानव का हाथ है जो कि एक पेड़ की जड़ों को खोदने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह इस पत्थर का प्रयोग खुदाई में भी किया जाता था। यहाँ पे एक छोटी सी सुई है, ये आज की सुई जैसी बिल्कुल नहीं दिखती है, लेकिन ये भी एक सुई है। इस सुई का प्रयोग बेटा वो खाल को सिलने के लिए कर रहा है ताकि अपने तन को ढकने के लिए इसका प्रयोग किया जा सके। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है रहने की जगह निर्धारित करना। कैसे रहने की जगह वो निर्धारित करते रहे होंगे।
तो इस पैराग्राफ में कुछ जो पॉइंट्स बताए गए हैं बेटा, उसमें कहा गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ। सबसे पहले आप सोचिए कि आप किस जगह पे रहना पसंद करेंगे, जहाँ पे आपको सुरक्षा महसूस हो। कहाँ पे रहना पसंद है? जहाँ पे आपको सुरक्षा महसूस हो। दूसरा, जहाँ पे आपको भोजन की उपलब्धता हो पर्याप्त, भोजन की उपलब्धता पर्याप्त हो। तीसरा, आप ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे जहाँ पे जल की उपलब्धता हो। चौथा, आप ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे जहाँ पे आपको रोजगार मिल जाए, काम मिल जाए, ठीक है। तो खैर आज के संदर्भ में ये चीजें हैं, लेकिन ये जो ऊपर की 3 चीजें हैं, सुरक्षा, भोजन, जल, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रोजगार को अगर हम हटा दें और सुरक्षा, भोजन, जल और इसके अलावा जो है आवास, जहाँ पे आवास की उपलब्धता हो तभी तो आप रहेंगे। तो इस प्रकार से जो आदि मानव है वो ऐसी जगहों को निर्धारित करता था जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों, प्लस इसके साथ साथ जो है उसको पत्थर के औजार बनाने होते थे, पत्थर के औजार बनाने होते थे। तो जो अच्छा पत्थर होता था बेटा, अच्छे पत्थर के जो औजार बनते थे वो ज़्यादा प्रभावी होते थे, मतलब कि वो ज़्यादा उनकी दक्षता होती थी। दक्षता का मतलब कि वो ज़्यादा अच्छे से काम करते थे। तो इसीलिए वो ऐसी जगहों की तलाश में रहते थे जहाँ उनको अच्छे पत्थरों की औजार मिल सके। तो अब यहाँ पे एक मैप दिखाया गया है, इस मैप की मदद से हम चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको कल बताया था नर्मदा नदी, तो ये है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के पास एक साइट पाई जाती है, पुरानी मतलब पुरातात्विक साइट जो है, स्थल है, पुरातत्व स्थल है, उसको कहते हैं भीमबेटका। भीमबेटका में मानव के रहने की गुफाएं मिली हैं, बहुत सारी गुफाएं छोटी छोटी बनी हुई हैं जिनमें मनुष्य रहा करता था, और यहाँ पे मनुष्य के द्वारा प्रयोग होने वाले औजार मिले हैं। दीवारों पे मनुष्य ने जो पेंटिंग की है, ठीक है, जिसको कहते हैं भित्ति चित्र कहते हैं, वो यहाँ पे पाई जाती है। तो इस प्रकार से बेटा हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भी ये ट्रायंगल वाले स्थल हैं, जो भी ये ट्रायंगल से बने हुए स्थल हैं, वो क्या है, वो पूरा पाषाणिक स्थल है। जैसे कि यहाँ पे तमिलनाडु के आसपास कुरनूल की गुफाएं, कर्नाटक में हुंगसी हो गया, मध्य प्रदेश में भीमबेटका हो गया। तो ये क्या चीजें हैं, ये पूरा पाषाणिक स्थल है। ओके, इस मैप को हम बेस बना के चलेंगे, जिसकी वजह से इस मैप की मदद से हमको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी बेटा। आप अगर यहाँ पे आए हैं तो विश्वास करिए आपको हर एक चीज समझ में आएगी। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां उनको अच्छे पत्थर मिल जाएं। ओके, जैसे आज हम लोग ढूंढते हैं कि भाई हमको अच्छा रोजगार मिल जाए, अच्छी सामान मिल जाए, अच्छी सुविधाएं मिल जाएं, वैसे वो ऐसी जगह ढूंढते थे क्योंकि पत्थर के ही औजार जब उन्होंने बनाए तो उनका जीवन जो है वो आसान हो गया था, जीवन उनका आसान हो गया था। क्योंकि अब उनको शिकार करने के लिए लकड़ी के भालों का प्रयोग नहीं करना पड़ता था, वो पत्थर को फेंक के मारते थे तो वो ज़्यादा प्रभावी होता था और ज़्यादा चोट करता था जानवर को, तो उनको शिकार करने में आसानी होने लगी थी। उसके अलावा उन्होंने अपने खुदाई के लिए, कटाई के लिए, दैनिक जीवनचर्या में जो भी चीज़ें होती हैं उनके लिए पत्थरों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। अभी मैं इसके काल भी समझाऊंगा। जो मैं अभी भित्ति चित्र या शैल चित्रकला की बात कर रहा था, यहाँ पे एक शैल चित्रकला दी गई है। आप इस चित्रकला को रेखीय चित्रकला भी कहते हैं, और चित्रकला का सर्वप्रथम विकास जो है बेटा यहीं से होना शुरू होता है। आदि मानव के समय ही चित्रकला का विकास हुआ। अच्छा, जब वो चित्र बनाने लगे थे तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि उनका मानसिक विकास भी हो रहा था, उनका मानसिक विकास भी हो रहा था। खैर ये सब चीज़ें बहुत ऊपर हैं, अभी आप इस लेवल पे ये समझो कि यहाँ पे एक जानवर दिखाया गया है जो भाग रहा है, और उसके पीछे एक मनुष्य को दिखाया गया है जो वो भी भाग रहा है उस जानवर के पीछे। तो संभवतः कि ये इस जानवर का शिकार कर रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनकी दीवारों पे ही ये चित्र मिले हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में ऐसे चित्र मिलते हैं।
मध्य प्रदेश में जैसे मैंने बताया भीमबेटका वगैरह में। दक्षिणी उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ मिर्ज़ापुर, प्रयागराज के बगल में जो मिर्ज़ापुर है, यहाँ पर भी ऐसे चित्रकारी मिलती है मिर्ज़ापुर में, ठीक है, वहाँ की पहाड़ियों में। यहाँ पे एक छोटा सा एक आर्कोलॉजिकल साइट दिखाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो गड्ढे जैसे आकार बने हुए हैं, संभवतः इन्हीं में मनुष्य जो है रहा करता रहा होगा, ताकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसको जानवरों से भी सुरक्षा मिल जाती है, मौसम से भी सुरक्षा मिल जाती है, प्लस जो है बाढ़ हो गया, ऐसी चीज़ें जो हो गई, मतलब मोस्टली वो ज़्यादातर चीज़ों से सुरक्षित रहता है। और तो इस प्रकार से वो ऐसे जो है जो गुफा घर होते थे उनको उसमें रहा करते थे, उनको बना करके, सॉरी बना करके नहीं, मतलब प्राकृतिक रूप से बने होते थे, वहाँ पे रहा करते थे। मनुष्य भी एक प्रकार से जानवर के जैसा ही रहा करता था। यहाँ पे पुरास्थल के बारे में बताया गया। पुरास्थल क्या होता है? तो पुरास्थल स्टूडेंट ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे पुराने अवशेष मिलते हैं, औजार हो गए, बर्तन हो गए, इमारतें हो गए। जब इन ऐसी चीज़ें मिलने लगती हैं तो वो पुरा स्थल कहलाते हैं। जैसे अभी ऊपर आपने मानचित्र में देखा था भीमबेटका, भीमबेटका क्या है? एक पुरा स्थल ही है। इसके अलावा आपने कुरनूल की गुफाएं देखी थी, कुरनूल की गुफाएं देखी थी ऊपर मानचित्र में, तो वो सभी क्या है? पुरा स्थल ही हैं। यहाँ मानचित्र 2 में आगे आग की खोज के बारे में थोड़ा बताया गया है। यहाँ पे आपको बहुत डीप में नहीं बताया गया इस किताब में, बस आपकी बेसिक समझ डेवलप करने के लिए इतिहास के बारे में, कि इतिहास की शुरुआत कैसे होती है, प्राचीन मानव किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता था, क्या क्या एक्टिविटी करता था। आप आज से ही कंपेयर करना शुरू कर दो। आज अगर आप अपने से कंपेयर करोगे कि आज मैं क्या एक्टिविटी करता हूँ और इस किताब में लिखी हुई जो आदि मानवों की एक्टिविटी है, तब आपको अंतर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे हम मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा की खोज कर लेते हैं हम लोग भी साथ में। मानचित्र तो कहाँ चला गया हमारा मानचित्र? ये रहा हमारा मानचित्र। यहाँ पे कुरनूल गुफाएं बताई गई। तो बेसिकली ये कुरनूल गुफाएं हैं जो कि उसमें कहा गया है। यहाँ पे जो है कुछ आग के अवशेष मिले हैं, आग के अवशेष मिले हैं, और इन आग के अवशेषों के अध्ययन से जो पुरातत्वविद होते हैं उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की है कि संभवतः यहाँ के लोग जो है आग जलाना सीख गए थे। हालांकि वो प्राकृतिक कारणों से आग को देखते थे, लेकिन वो उससे डरते थे, क्योंकि आग आग जो है जला देती है सब कुछ। लेकिन जब उन्होंने आग का नियंत्रण पा लिया, आग पर नियंत्रण पा लिया, संभवतः वो अपने विकास में इस सब चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। ओके, तो हम कहाँ थे? हम थे यहाँ पे। हाँ, हमने पूरा स्थल पढ़ लिया था आग की खोज के बारे में। तो उन्होंने आग की जब खोज की, तो एक बार एक स्टोरी मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आग की खोज से संबंधित। एक बार क्या हुआ कि बांस बांस जो होता है, बांस का पेड़ जो होता है, वो आपस में बहुत तेज से तूफान आया और आपस में रगड़ने लगे। दोनों बांस के पेड़ जो है वो आपस में रगड़ने लगे। तो आपस में जब रगड़े तो वहां से चिंगारियां उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से उस पूरे पेड़ में आग लग गई, और उस पेड़ से आग फैलते फैलते जंगल में फैल गई, जिसकी वजह से बहुत सारे जानवर जो है मारे गए जल के। लेकिन आदिमानव भी वहां थे, वो खैर अपने आप को किसी तरीके से बचा ले गए, हम ऐसा मान लेते हैं कि वो अपने आप को बचा ले गए। और फिर उन्होंने उन मरे हुए जानवरों को, चूंकि वहां पे सब कुछ जल गया था, खाने की उपलब्धता नहीं थी, सारे जानवर भाग गए थे, तो उन्होंने उन मरे हुए जले हुए जानवरों को खाने की चेष्टा की। भूख के मारे तड़प रहे थे, तो उन्होंने उन मरे हुए जानवरों को खाया। जब उन मरे हुए जानवरों को खाया, तो जब तक वो कच्चा कच्चा मांस खाते थे, तब और अब के टेस्ट में बहुत डिफरेंस था। ठीक है, उनको ये मरे हुए जानवर जो जल गए थे, उनका मांस जब उन्होंने खाया तो उनको बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत अच्छा टेस्ट आया। तब से फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा, आग का ये भी प्रयोग हो सकता है, तो वो आग जलाना सीख गए थे। धीरे धीरे उन्होंने आग जलाना कंट्रोल कर लिया, और उसके लिए फिर उसको मांस भूनने के लिए उसका प्रयोग करने लगे। इसके अलावा भी आग जलाने के कई सारे चीज होते थे, जैसे प्रकाश के लिए उसका उपयोग करते थे। प्रकाश के लिए कैसे बेटा? कि मान लो ऐसे रात में है, वो जंगली जानवर आ रहे हैं, उन पे हमला कर देते थे और उनके साथियों को मार देते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो जहाँ पे रहते थे उसके आसपास उन्होंने आग जलाना शुरू कर दिया, क्योंकि आग से जंगली जानवर डरते थे, तो इसलिए जो है उन्होंने इसका प्रयोग इस प्रकार भी किया, खतरनाक जानवरों को दूर रखने के लिए। अब यहाँ पे
बेसिकली नाम और तिथियां दी गई हैं, तो हमको ये चीज़ समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे बताया ये गया है कि जो इतिहास है उसको बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पाषाण काल है, पाषाण काल, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये जो पाषाण काल होता है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है बेटा कि निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल। दूसरा होता है मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। तो हम बेसिकली इसी काल के बारे में पढ़ रहे हैं। हालांकि इतिहास का विभाजन पे हम अभी नहीं जाएंगे, वो थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल का हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम इस पैराग्राफ में यही पढ़ेंगे कि हाँ, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को उन्होंने पूरा पाषाण काल कहा। यहाँ पे पूरा का मतलब होता है प्राचीन, पूरा का मतलब होता है प्राचीन, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो ऐसी जगह हैं जहाँ से लगभग उस काल के जो पूरा पाषाण काल है उस काल के जो पत्थर पाए गए, ठीक है, उनके प्रयोग के साक्ष्य मिले। तो इस आधार पर यह कहा गया कि ये जो सामग्री मिली है ये पूरा पाषाण काल की है। यहाँ पे बताया भी गया कि पूरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल का अगर समय की बात करें तो वो लगभग जो है 20 लाख साल पहले से लेकर के, आज से 20 लाख साल पहले से लेकर के लगभग 12,000 साल तक मिलता है। 20 लाख साल पहले से लेकर के कितने हजार, 12,000 साल तक, आज से 12,000 सालों तक। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईस्वी लिखेंगे या ईसा पूर्व लिखेंगे। हमने कल आपको बताया था कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो तिथियां हैं उनमें क्या लिखते हैं, ईसा पूर्व लिखते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो तिथियां हैं उसमें ईस्वी लिखते हैं। इसमें ईसा पूर्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीसी, और ईस्वी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडी। बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब क्या होता है, एना डोमिनी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जब भी लिखेंगे कि जब हम पूरा पाषाण काल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के लगभग 20 लाख साल पहले जो है इस काल की शुरुआत होती है, और इस काल का जो अंत होता है वो लगभग 12,000 साल पहले के आसपास होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस काल को, इस पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। देखो यहाँ पे जो है बताया गया है कि आरंभिक, मध्य और उत्तर। मैंने आपको बताया था कि मतलब निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये जो आरंभिक पूरा पाषाण काल है इसी को निम्न पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य वाला सेम ही रहेगा, और उत्तर पूरा पाषाण काल को उच्च पूरा पाषाण काल भी कहते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल। ओके, तो मानव जीवन का आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ कि आज तक, जैसे आज हम देखते हैं कि हमने इतना विकास कर लिया है, लेकिन आप जो भी आप मतलब आप कुछ हजार सालों के, 2-3 हजार सालों का विकास, 4,000 सालों का विकास, जब से लेखन कला का विकास हुआ है, जब से लेखन कला का विकास हुआ है वहां से लेकर के आज तक, आज जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ तक का जो इतिहास है, ठीक, ये मात्र पूरे मानव काल का 1% है। कितनी अजीब बात है ना कि हमने इतना डेवलपमेंट कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन इन 4-5 हजार सालों का इतिहास जो है वो सिर्फ 1% के आसपास है, और बाकी जो है, जो 99% जो इतिहास है मानव का, वो किसका है, वो पूरा पाषाण काल का ही है। इस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव भी देखने को मिले, जैसे कि जब निम्न पूरा पाषाण काल था तो बहुत सारे हिमयुग आए,
हिमयुग का मतलब क्या होता था कि जलवायु में परिवर्तन होता था और अचानक से तापमान गिर जाता था और जो जमीन है वो बर्फ से ढक जाती थी, जिसकी वजह से वनस्पति जो होती थी, पेड़ पौधे जो होते थे, उनमें परिवर्तन आ जाता था, जीव जंतुओं में परिवर्तन आ जाता था, कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाती थी और नई प्रजातियां स्वतः ही अपने आप प्रकृति उनको जीवन दान दे देती थी। तो यही कहने का मतलब है कि जो ये पूरा पाषाण काल का समय है, आरंभिक पूरा पाषाण काल का, उसमें बहुत सारे पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं। मेजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, मेजोलिथिक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मध्य पाषाण काल और इंग्लिश में मेजोलिथिक कहते हैं। इसका जो समय था वो 12,000 से 10,000 साल, मतलब जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है, उसको हमने कितने भागों में डिवाइड किया था, उसको हमने डिवाइड किया था 3 भागों में। उसमें से जो आरंभिक पूरा पाषाण काल है, आरंभिक पूरा पाषाण काल, ये लगभग 20 लाख साल पहले से 20 लाख साल पहले से कब तक है, ये 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक, 12,000 ईसा पूर्व तक। क्योंकि ऐसा ये डेट जो सिस्टम है ये कैसे डिसाइड हुआ होगा, आप सोचो कि कैसे उन्होंने 12,000 ही क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कह दिया कि 20 लाख से हम 10 लाख साल तक ही पूरा पाषाण काल को मानेंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि जो पत्थर के औजार मिले हैं बेटा, जो पत्थर के औजार मिले हैं वो, उनकी जो विशेषताएं हैं वो पूरा पाषाण काल से 12,000 मिलती जुलती हैं। और वो कब तक मिलती जुलती हैं, 12,000 साल तक के आसपास ही वो पत्थर की विशेषताएं मिलती हैं जो आरंभिक पूरा पाषाण काल में उन लोगों ने बनाई थी। ओके, तो अब जो है, अब हम मध्य पूरा पाषाण काल की बात करेंगे। तो मध्य पूरा पाषाण काल जो है वो लगभग 12,000 साल से लेकर के 10,000 सालों के बीच में पाया जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, वरना आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे और जीवन भर आप इसी में कंफ्यूज रहेंगे कि पूरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है, पाषाण काल क्या होता है। ठीक, तो ये बहुत जरूरी है आपको बेसिक समझना। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे, यानी लघु पाषाण उपकरण कहा जाता था। ये प्रायः उन औजारों में हड्डियों तथा लकड़ियों के मुट्ठियों को लगा करके हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। बेसिकली देखो, यहाँ पे जो पूरा पाषाण काल कहा गया है और उसके बाद इसको माइक्रोलिथ या मध्य पाषाण काल कहा गया है, मेसोलिथ या मध्य पाषाण काल का है। इसकी जो एक विशेषता है, इसकी जो एक विशेषता है स्टूडेंट, वो ये है कि यहाँ पे पूरा पाषाण काल की अपेक्षा जो है वो माइक्रोलिथ मतलब छोटे औजार पाए गए, छोटे औजार पाए गए। यहाँ पे लघु पाषाण कहा गया है। जो पूरा आरंभिक पूरा पाषाण काल था, आरंभिक पूरा पाषाण काल जो था, ठीक, इसमें क्या है, औजार जो मनुष्यों ने, आदि मानवों ने जो औजार बनाए थे, वो औजार का साइज क्या होता था, उन औजारों का साइज जो है वो बड़ा होता था। लेकिन जब हम 12,000 से 10,000 साल तक आते हैं, 12,000 से 10,000 सालों के पूर्व आते हैं, तो हम पाते हैं कि यहाँ पे जो लघु पाषाण उपकरण खुदाई में मिले हैं उनका साइज जो है वो छोटा हो गया है। ठीक है, प्लस उसमें वैरायटी बढ़ गई है। पहले जो है पत्थर के औजार ज़्यादा होते थे, पत्थर के औजार अब भी हैं, लेकिन अब हड्डियों के और लकड़ियों के औजार भी बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। इसमें हाशिया मिली है, आरी मिली है। अच्छा, ये हाशिया आरी आज के आरी जैसी मत समझ लेना, ये ऐसे नहीं होती थी, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होती थी। ये जो आरी बनाते थे ये लोग, ऐसे एक पत्थर का टुकड़ा होता था, ठीक, यहाँ पे इसकी एक सिरे पे चोट मार मार के ऐसे जो है ये दांता बनाते थे, या इसके जो है टीथ बनाते थे, जिससे ये काटने का काम करते थे। आज की लोहे जैसी आरी नहीं होती थी। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान पाए जाते थे। मतलब कि वो आरंभिक जो पूरा पाषाण काल था, आरंभिक जो पूरा पाषाण काल था, जिसकी डेट क्या थी, डेट थी 20 लाख साल पहले से लेकर के 20 लाख साल पहले से लेकर के और 12,000 सालों तक। तो इस काल के औजार और प्लस जो है 12,000 सालों से लेकर के 10,000 सालों तक का जो टाइम पीरियड है, इन दोनों कालों के औजार जो है वो इसमें पाए जाते हैं। मतलब मध्य पाषाण काल में तो मध्य पाषाण काल के तो औजार मिलते ही मध्य पाषाण काल में, लेकिन आरंभिक पूरा पाषाण काल के भी औजार यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
ओके, आई होप कि मैं आपकी चीज़ें, आपके डाउट क्लियर कर पा रहा हूँ। इसी प्रकार से एक और काल आता है जिसको कहते हैं नवपाषाण काल, जो अभी इसमें बताया नहीं गया है। नवपाषाण काल की जो टाइम पीरियड है, जो समय है नवपाषाण काल का, वो शुरू होता है लगभग 7000 ईसा पूर्व से। 7000 BC से शुरू होता है, बिफोर क्राइस्ट से। ठीक है, और ये जाता है लगभग 2500 ईस्वी तक। जब हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हो जाती है तो उस समय तक का काल जो है वो नवपाषाण काल में आता है। ठीक है, आई होप कि आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो हम इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा, कि एक काल है इतिहास का जिसको कहते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। बेसिकली एक, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि एक काल है इतिहास का जिसको कहते हैं पाषाण काल। पूरा पाषाण काल हम नहीं, इसको कहते हैं पाषाण काल। ठीक है, और इस पाषाण काल को जो है, एक इसमें इसके अंतर्गत आता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये चीजें बहुत देर में समझ में आती हैं बाद। उसके बाद यहाँ पे आता है एक मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, और फिर यहाँ पे आता है एक नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, तो ये एक मोटा मोटा विभाजन समझ में आया कि पाषाण काल को जो बांटा गया है वो पूरा पाषाण काल में बांटा गया, मध्य पाषाण काल में और नवपाषाण काल में बांटा गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इस पूरा पाषाण काल को, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पूरा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाषाण है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। पाषाण काल के अंतर्गत जो आता है वो पूरा पाषाण काल होता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, कौन कौन से 3 भाग हैं? तो मैंने पढ़ा था, हमने वो पढ़ा था, आरंभिक पूरा पाषाण काल। आरंभिक पूरा पाषाण काल, और उसके बाद जो है ये मध्य पाषाण काल दूसरा है, और ये मध्य पूरा पाषाण काल है। ठीक है, ये मध्य पूरा पाषाण काल, और इसमें क्या है, उच्च पूरा पाषाण काल। इसी उच्च पूरा पाषाण काल को बच्चों कहा गया है, क्या कहा गया है, उत्तर पूरा पाषाण काल। उत्तर पूरा पाषाण काल। ओके, तो आप समझ में आया कि सबसे पहले उन्होंने पाषाण काल डिसाइड किया। ठीक, क्योंकि जहां जितने जब 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 मतलब जिस भी काल से पाषाण के या पत्थर के उपकरण मिले उसको कहा गया पाषाण काल। अब उन पत्थर के उपकरणों में भी जो सबसे पुराने हैं उनको रखा गया पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। उसके बाद जो पूरा पाषाण काल से कम पुराने हैं उनको रखा गया मध्य पाषाण काल के अंतर्गत। और जो सबसे नवीन पत्थर के औजार हैं, ठीक है, प्लस जो है अन्य औजार भी उस समय प्रयोग में लिए जाने लगे, तो उनको कहा गया नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या थी कि यहाँ के जो पत्थर के औजार थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, उनमें बहुत अच्छी धार नहीं होती थी, उनमें बहुत अच्छी गढ़न नहीं होती थी। लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते चीजें थोड़ा बदली। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि औजारों का आकार छोटा हो गया और उनकी गढ़न, उन पर पॉलिशिंग अच्छी होने लगी नवपाषाण काल में, और अन्य धातुओं के औजार बनने लगे, अन्य चीजों के औजार बनने लगे। ठीक है, तो हमको ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे बदलती जलवायु के बारे में बताया गया है। ये चीजें आप सीख लेंगे ना तो आपको ये जीवन भर काम आएंगी। जीवन भर इन द सेंस कि जब तक आप पढ़ाई करेंगे ये चीजें आपके काम आती रहेंगी, क्योंकि आप कल को आगे चल के हिस्ट्री पढ़ेंगे और आपको बेसिक क्लासिफिकेशन नहीं पता होगा हिस्ट्री का, तो आपको प्रॉब्लम होगी। बढ़ती जलवायु, बदलती जलवायु से क्या तात्पर्य है, आप पैराग्राफ पढ़ लेना, मैं आपको समझा देता हूँ, आप चीजें पढ़ लिया करो अपनी किताब में। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि जब था पाषाण काल, ठीक, पाषाण काल, इसमें क्या था, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जिसकी डेट क्या बताई गई है, डेट बताई गई है 20 लाख साल पहले से लेकर के
लगभग 12,000 साल पहले तक की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब इस काल में बहुत सारे जलवायु परिवर्तन आते थे, जैसे कि बीच में कुछ सालों के लिए या कुछ लाख सालों के लिए, 20 लाख सालों का टाइम पीरियड है ना, तो कुछ लाख सालों के लिए आ गया हिमयुग। हिमयुग आ गया, चारों तरफ बर्फ बर्फ जम गई, सारी वनस्पतियां जो है, सारे पेड़ पौधे जो है, इसके अलावा सारे जीव जंतु वो विलुप्त होते गए, जो छोटे जीव जंतु थे बचे थे। ठीक है। और जो हिमयुग है, हिमयुग की विशेषता है कि इसमें बहुत बड़े बड़े जीव जंतु आ जाते हैं, उनमें बाल बहुत होते हैं शरीर पे, क्योंकि वो गर्मी को गर्मी को संरक्षित रखने के लिए बालों का जरूरी होता है। जो भी ठंडे प्रदेश के जीव देखोगे आप, उनके शरीर में बाल बहुत होंगे। तो कहने का तात्पर्य, आप इतना डीप में ना जाओ, एक सामान्य समझ ये रखो कि जब जलवायु बदली, ठीक है, तो क्या हुआ कि हाँ, तापमान में गिरावट आई। मतलब जलवायु बदली, मान लो हिमयुग आया तो तापमान में गिरावट आई, जिसकी वजह से मनुष्य में भी परिवर्तन आए, प्लस इसके अलावा पेड़ पौधों में परिवर्तन आए और जीवों में भी परिवर्तन आए। ठीक है। लेकिन बीच बीच में ऐसे काल भी आते थे जब जलवायु में परिवर्तन थोड़ी समय के लिए होता था और तापमान बढ़ जाता था। ठीक है। तो जो पुराने वाले जीव थे वो विलुप्त हो जाते थे और नए वाले जीव अस्तित्व में आ जाते थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मनुष्य ने विलुप्त होना स्वीकार नहीं किया। मनुष्य ने कहा कि हम इस जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करेंगे, और वो इतने 20 से 30 लाख सालों की यात्रा करके आज हम और आप दोनों इतने विकास के मुकाम पे पहुंच गए हैं। ओके। तो यहाँ पे कहा गया है कि फिर 12,000 मतलब मध्य पाषाण काल का टाइम आता है, और दुनिया की जलवायु में फिर बड़े बदलाव होते हैं। लेकिन इस बार जो बदलाव हुए वो मनुष्य और जीवों के हित में थे। कैसे हित में थे? पहले जो हिमयुग चला करते थे, हिमयुग, अंतर हिमयुग, वो बेटा अब खत्म हो गए। ठीक है। और यहाँ से लगभग आज से जो 12,000 साल पहले की बात है, जो 12,000 साल पहले की बात है, वहां पे क्या हुआ कि तापमान में बढ़ोतरी होने लगी। ठीक। तापमान में बढ़ोतरी होने लगी, तो इसका परिणाम क्या हुआ कि इसका परिणाम हुआ घास के मैदान बनने लगे। घास के मैदान बनने लगे, और जो बड़े बड़े जीव जंतु होते थे, जैसे मेमथ, मेमथ एक हाथी होता था। मेमथ जो हाथी होता था वो इतना विशाल होता था कि उसका शिकार करने के लिए मतलब शिकार करना लगभग असंभव हो जाता था आदि मानवों के लिए। तो उनको बहुत तकलीफ होती थी, और मेमथ हाथी जो है कुचल के मार भी देता था। तो जब तापमान में परिवर्तन आया तो मेमथ हाथी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाया और वो विलुप्त हो गया। तो लगभग 12 से 10,000 सालों पहले ये जीव, बड़े बड़े जीव विलुप्त हो गए। और अब उनकी जगह पे क्या हुआ कि घास के मैदान जब बने, घास के मैदान जब बने, वर्षा जब हुई और घास के मैदान जब बने, पानी जो हिम के रूप में जमा हुआ था वो पिघल के जब मैदानों की तरफ, ढलान की तरफ आया, तो बड़े बड़े घास के मैदानों का निर्माण हुआ। और उन घास के मैदानों में घास खाने वाले जीवों की भी उत्पत्ति हुई। घास खाने वाले जीव की उत्पत्ति हुई, और जो घास खाने वाले जीव छोटे छोटे जीव होते थे, बहुत बड़े विशाल जीव नहीं होते थे। हालांकि बहुत सारे मांस खाने वाले जीवों की भी उत्पत्ति हुई, लेकिन घास खाने वाले जीवों की उत्पत्ति बताने का कारण यह है कि इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जी सकते थे। और आदि मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए इन जानवरों का शिकार करना आसान था, और इन जानवरों को पालतू बनाना भी आसान था। इन जानवरों को पालतू बनाना भी आसान था। तो इस बदलती जलवायु का यही परिणाम हुआ कि ऐसे पेड़ पौधे भी अस्तित्व में आए जिनका उपयोग मानव कर सकता था अपने भोजन के लिए। ठीक है। जैसे जंगली गेहूं, जंगली जौ, ऐसे बहुत सारी जो चीजें आई, जिन तो मनुष्य ने देखा कि ये जो जंगली गेहूं है, जंगली जौ है, इसका उपयोग जो है ये घास खाने वाले जीव कर रहे हैं और इनको कुछ नहीं होता है। तो मनुष्य ने भी ट्राई किया कि लाओ मैं भी खा के देखता हूँ भाई कि इनमें क्या है। धीरे धीरे उसने भी इन चीजों को खाना शुरू किया, जिसकी वजह से अब वो शिकार भी कर रहा है। ठीक है। प्लस जो है शिकार से खाने को इकट्ठा भी कर रहा है और शिकार भी कर रहा है। मतलब खाने को इकट्ठा कर रहा है, उन बीजों को इकट्ठा कर रहा है जो जंगलों में पाए जाते हैं, जैसे गेहूं, जंगली जौ। इसके अलावा वो शिकार भी कर रहा है। तो हमने जो अध्याय का टाइटल पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था
कि आखेटक से खाद्य संग्राहक और खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक। ठीक है, तो हमने आखेटक पढ़ लिया कि मतलब शिकार करता था भाई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब उसने जो बीज थे, जो जंगली बीज थे खाद्यान्न के, खाने पीने की चीज़ों के, अनाज के, तो उसको उन्होंने इकट्ठा करना रखना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ उसने पशुपालन भी शुरू किया। एटलीस्ट लास्ट में जाकर के वो फिर खाद्य उत्पादक बन जाएगा और खाने पाने वाली चीज़ों का उत्पादन करने लगेगा, अर्थात खेती करने लगेगा। ओके, अब यहाँ पे फिर एक नया हेडिंग आती है। हेडिंग में क्या कहा गया? खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। ओके, तो खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? तो हमने कहा कि जो अपना भारतीय उपमहाद्वीप है, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ जो लैंड है, इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जो अनाज है वो मिला है। अलग अलग जगहों पे अनाज मिला है, बहुत पुरानी साइट से अनाज मिला है, जिसमें गेहूं है, जौ है, धान है, या प्राकृतिक रूप से उगने वाले अनाज कुछ पाए जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पैराग्राफ में बताया गया है कि महिलाओं और बच्चों ने इन जो खाद्यान्न के बीज होते थे, इन्होंने बटोरना या इकट्ठा शुरू कर दिया। ठीक है, और धीरे धीरे वो अपने पास उनको इकट्ठा करके रखने लगे। और फिर उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या किया कि मान लेते हैं, एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ कि कुछ बच्चे और महिलाएं जो है जंगल से बीजों को इकट्ठा करके लाई। ओके, अब उन्होंने क्या किया कि इन बीजों को यहाँ पे रख के वो सब लोग परिवार के साथ खा रहे थे। ठीक है, लेकिन जो है उनसे क्या हुआ कि कुछ बीज जो है वहीं नीचे गिर गए और उन्होंने उन पे ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद जो है वो दूसरी जगह चले गए थोड़े दिन के रहने के लिए। फिर जब वो उसी जगह पे वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो उनसे गलती से वो बीज गिर गए थे, वो क्या बन गए हैं? वो पौधे बन गए हैं। ओके, तब उनको पता लगा कि अरे यार, ये तो मतलब इनसे भी जो खाने वाले पीने की चीजें हैं उनको उगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये छोटी सी स्टोरी मैंने आपको समझने के लिए बताई केवल। तो इस प्रकार से उन्होंने अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया था। ठीक है, अब क्या होता है कि जो घास खाने वाले जीव थे, वो क्या होता था कि धीरे धीरे मनुष्य की तरफ वो भी आकर्षित होते थे, क्योंकि चूंकि वो हिंसात्मक थे नहीं, तो मनुष्य को उनसे बहुत विशेष डर नहीं लगता था। उनका शिकार करना भी आसान था। इसके अलावा उनसे और भी बहुत सारी चीजें मिलती थी, जैसे दूध हो गया या फिर मांस हो गया। तो चूंकि सारी लड़ाई तो खाने के लिए ही है, तो ना, खाने के लिए ही तो है। ठीक, तो मनुष्य जो है वो कोशिश यही करता था कि उसको खाने की व्यवस्था उसकी अच्छी रहे। ठीक, तो उसने धीरे धीरे क्या किया कि जंगली जानवरों को उसने पालतू बनाना शुरू किया। वो घास देख के या फिर जो है मनुष्य की तरफ आकर्षित होकर के, और मनुष्य ने भी उनको खुद अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। तो धीरे धीरे क्या बना? विश्वास बना। जंगली जानवरों और प्राचीन मनुष्य में धीरे धीरे विश्वास बना, और इस प्रकार से जो है वो साथ में रहने लगे। और साथ में रहने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जानवरों की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि वो प्रजनन करते हैं, और प्रजनन करते हैं तो उनकी संख्या में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि मानव ने, या प्राचीन मानव ने, उन जानवरों को सुरक्षा देना शुरू कर दिया। बदले में जानवरों ने मनुष्यों के प्रति वफादारी रखना शुरू कर दिया, और इस प्रकार से दोनों के बीच जो है एक इंटर रिलेशन जो है इस्टेब्लिश हुआ। और उस इंटर रिलेशन के परिणाम स्वरूप ये सब चीज़ें, पशुपालन वगैरह की शुरुआत होती है। ओके, यहाँ पे एक अच्छा सा टर्म दिया गया है, जो कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ना पता हो। घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या है? घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या होती है? तो इसमें बहुत सामान्य शब्दों में मैं आपको बताता हूँ। ठीक, कि पौधे लगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया जो है वो घरेलूकरण है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब पौधे लगा दो और जानवरों की देखभाल करो, जो कि आज के समय में हम लोग भी करते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? घरेलूकरण की प्रक्रिया। लेकिन इतने से हमको समझ में नहीं आएगा एक लाइन में, हम थोड़ा और इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, अपनाए गए ये पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा अन्य जानवरों से भिन्न होते हैं। मतलब कि
मैंने शुरू ऊपर में बताया आपको कि बच्चे जाते थे, महिलाएं जाती थी और बीजों को बीन के लाती थी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने ऐसे बीजों से पौधे उगाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कला सीख ली थी। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इन पौधों की प्रजातियों में परिवर्तन आने लगा, क्योंकि जंगली पौधों की प्रजातियों में और जो उगाए गए पौधे होते थे, इन दोनों में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। क्यों परिवर्तन आया? क्योंकि जंगल का वातावरण अलग होता है और मनुष्य के आसपास का वातावरण अलग होता है। ठीक है, तो ये 1-2 सालों में नहीं हुआ, इसके लिए कई हजारों सालों का समय लगा। इसी प्रकार से जो जंगली जीव होते थे और जो मनुष्य ने पालतू बनाया था, जीवों को पालतू बनाए हुए जीव होते थे, इनमें भी भाई साहब एक बहुत बड़े लेवल का परिवर्तन आना शुरू हो गया था। मैंने फिर कहा कि एक दिन में नहीं होता है, हजारों सालों में होता है। ठीक, तो जो ये परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, कि जो जंगल के प्रजातियां हैं, जो जंगल का प्राणी है, उससे जो है जिन पे मनुष्य का प्रभाव पड़ रहा है, उन दोनों में जो परिवर्तन आया, ठीक उसी को कहा गया है घरेलूकरण की प्रक्रिया। मान लेते हैं, अब एक प्रकार से और मैं समझा देता हूं कि ये एक इंसान है। ठीक, ये एक इंसान है जो कि जंगल में रहता है, अकेले, जंगली जानवरों के बीच। ठीक, और ये एक बी नाम का इंसान है जो मनुष्यों के बीच में रहता है। ठीक, अब दोनों में जमीन आसमान का परिवर्तन होगा। ये जंगल की चीजों को जानता होगा बेहतर तरीके से, यहाँ इंसानों के बीच की चीजों को नहीं जानता होगा। ठीक, तो अगर यहाँ पे ये जंगल वाला यहाँ पे आ जाए, मनुष्य के बीच में आ जाए और यहाँ पे रहने लगे और इनके रीति रिवाज, इनका कल्चर, इनकी परंपराएं, सब चीजें सीखने लगे, तो एक प्रकार से क्या होगा? एक प्रकार से होगा कि इसी को ही हम घरेलूकरण की प्रक्रिया कहेंगे। फिर जंगल वाले से और ये जो परिवर्तन खत्म हो जाएगा, उसी के परिणाम स्वरूप घरेलूकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ओके, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझा दें। जैसे यहाँ पे ये 2 दांत दिए गए हैं, ये जंगली सुअर का दांत है, बड़ा वाला जो है जंगली सुअर का दांत है, और छोटा वाला जो ये पालतू सुअर का दांत है। तो ऐसा परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि ये मानव के साथ रह करके, मानव के जैसे एनवायरनमेंट में हजारों सालों तक रहा, और ये जंगल के साथ रह करके, तो जंगल में बहुत कठोर परिस्थितियां होती हैं। तो उस प्रकार से हमारी बॉडी जो होती है, या जीवों की जो बॉडी होती है, वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए अनुकूल करती है जंगल के अनुकूल। लेकिन मानव के आसपास का वातावरण अलग होता है, और यहाँ पे सरवाइव करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा कठोर जीवनचर्या या फिर ज़्यादा कठोर परिस्थितियों में नहीं रहना पड़ता है, जिसकी वजह से बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्स करती है। ओके, तो यही है घरेलूकरण की प्रक्रिया। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक नवीन जीवन शैली का प्रारंभ कैसे होता है। पहले मैंने बताया कि आपको जो भी मानव था वह जंगलों में रहता था, आदि मानवों की तरह रहता था। ठीक है, शिकार करता था, कंदमूल को इकट्ठा करता था, और वो मतलब साथ में तो खैर उनमें धीरे धीरे चीजें हो गई थी, वो साथ में ही रहते थे। लेकिन जो है उस प्रकार से उनमें सभ्यता नाम की चीज की कोई विकास नहीं हुई थी, और वो अलग अलग जगहों पे स्थायी रहते थे, किसी भी प्रकार से जैसे भी जो मन करता था वो करते थे। लेकिन जब उन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया और खेती शुरू कर दी, कृषि शुरू कर दी, तब भाई साहब उनके जीवन में एक बहुत विशेष परिवर्तन आया। ठीक है, वो परिवर्तन कैसे आया कि खेती, क्या आप बताओ कि खेती करने में, आप सभी लोगों को पता होगा कि खेती करने में कम से कम 3 से 4 महीने एक फसल को उगाने में समय लगता है। ठीक है, अब आप सोचो कि जो आदि मानव खेती कर रहा है, उसने फसलों को उगाने की कोशिश की, तो अब उसको फसलों से लगाव हो जाएगा, फसलों से प्यार हो जाएगा, और वो क्या करेगा कि उसी स्थान पे रहना शुरू कर देगा, उन्हीं जानवरों को पाल लेगा, उन्हीं के साथ रहना शुरू कर देगा। इसके अलावा अपना छोटा सा एक झोपड़ी वाला घर बना लेगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर भी हो रहा है और पशुपालन भी हो रहा है। ठीक, तो एक नवीन जीवन शैली की शुरुआत होने जा रही है। ठीक है, इसी को कहा गया है कि आदि मानवों के बीच एक नवीन जीवन शैली की शुरुआत होती है, और ये सब कब एक्टिविटी हो रही होती है? ये नवपाषाण काल में हो रही होती है। मैंने आपको ऊपर क्लासिफिकेशन बताया था, उसी में से एक नवपाषाण काल का जो क्लासिफिकेशन है वो लगभग 10,000 साल से शुरू होता है, और 10,000 साल से शुरू होकर के फिर वो आता है लगभग 2500 सालों पूर्व तक।
ठीक है, 2500 साल ईसा पूर्व तक। तो इस दरमियान जो है मध्य पाषाण काल के बाद और नव पाषाण काल में ये सब चीजें शुरू होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने मिट्टी के बर्तन भी बनाए, टोकरियाँ भी बुनी। ठीक है, अपने घर के चारों तरफ, ये मान लो उनका घर होता था, चारों तरफ बाड़ा लगा दिए, यहीं पे जीव भी हैं। ठीक है, यहाँ इनके बाहर खेत बना दिए। इस प्रकार से जो है उसने रहना शुरू कर दिया और यहाँ खेतों से और जीवों से जो है वो भोजन प्राप्त करता था। खेतों से अनाज के रूप में प्राप्त करता था और जीवों से कैसे प्राप्त करता था, जो जीवों को उसने पालतू बना रखा था उनसे उसको मांस मिल जाता था। ठीक है, दूध वगैरह मिल जाता था। तो इस प्रकार जो है उसने, इस प्रकार से उसकी जीवन शैली में ये चीजें बदलती चली गई। यहाँ पे बताया भी गया है कि जानवर जो है वो चलते फिरते खाद्य भंडार होते हैं। मतलब क्या होता है कि आप जानवरों को पालतू बना लो, उनकी सुरक्षा करने लगो, वो आपके साथ रहने लगेंगे, एक सहजीविता का संबंध स्थापित हो जाएगा। और जब कभी भी खाने की दिक्कत उपलब्ध हो, मान लो आपके पास अनाज ना बचे खाने के लिए, अनाज जब खाने के लिए नहीं बचेगा, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप उन जानवरों को, उन पालतू जानवरों को मार के खा सकते हो। ठीक है, उनकी हत्या करके खा सकते हो। जैसे आज के टाइम पे भी देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग मुर्गा हो गया, मटन हो गया, चिकन हो गया, इन सब चीज़ों को खाते नहीं है। तो ये क्या है कि जानवर जो है चलते फिरते खाद्य भंडार है, जो हमारी खाद्य जरूरतों को पूरा करते हैं। अब आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि मानचित्र पृष्ठ संख्या 12 देखो। ठीक है, जहाँ पे नीले वर्ग दिख रहे हैं, प्रत्येक बिंदु यह दर्शाता है कि पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मानचित्र नंबर 12 है, मैं आपको पेज नंबर 12 पे ले चलता हूँ। ओके, एक मिनट, पेज नंबर 12 कहाँ चला गया भाई? पेज नंबर 12 नीचे निकल गया क्या? ये रहा, हाँ, इस पेज नंबर को 12 को देखो। इसमें कहा गया है कि जो भी नीले कलर के, ये जो नीले कलर के डॉट्स या स्क्वायर बनाए गए हैं, ये नीले कलर के स्क्वायर बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया कि यहाँ पे पशुपालन और खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये चिरान जो है ये नवपाषाण कालीन स्थल है। ये बेसिकली जितने भी हैं, मेहरगढ़ जो है वो पुरापाषाण कालीन भी है, मध्यपाषाण कालीन भी है और नवपाषाण कालीन भी है। महागढ़ा और कोल्डीहवा ये दोनों प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। और ये क्या है कि ये नवपाषाण कालीन स्थल है। चिरान जो है ये बिहार में पाया जाता है, ये भी नवपाषाण कालीन स्थल है। ये दाओजली हेडिंग जो है ये एक जगह का नाम है और ये कहाँ पाई जाती है? ये लगभग त्रिपुरा के आसपास पाई जाती है, आज के त्रिपुरा के आसपास। हुल्लूर हो गया, ठीक है, ये कर्नाटक में पाया जाता है। और पय्यमपल्ली जो है ये तमिलनाडु के आसपास पाया जाता है। तो इस प्रकार के जितने भी आपको ब्लू कलर के डॉट वाले प्लेसेस दिख रहे हैं, ये सभी क्या है, यहाँ से सभी से खेती के साक्ष्य मिले हैं, खेती के साक्ष्य मिले हैं, अनाज मिला है, अनाज, जला हुआ अनाज मिला है। इसके अलावा जो है यहाँ पे पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं। ठीक, अर्थात ऐसे पशुओं के बारे में जानकारी मिली है जिससे पता चलता है कि लोगों ने, प्राचीन मानवों ने इनको पालतू बना लिया होगा। इनको क्या बना लिया? पालतू बना लिया होगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं अपने अंतिम अध्याय, अंतिम टॉपिक की तरफ। अंतिम टॉपिक क्या कहता है? स्थायी जीवन की ओर। ठीक है, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में हमने जान लिया। अब स्थायी जीवन की ओर हम चलते हैं। स्थायी जीवन, तो मैंने जैसे आपको बताया ऊपर कि स्थायी जीवन के लिए क्या चाहिए? एक कारण चाहिए। एक कारण कैसे मिलेगा? कि स्थायी जीवन वही शुरुआत की जा सकती है जहाँ पे खेती हो रही हो, ठीक है, और पशुपालन हो रहा हो। हालांकि पशुपालन कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है, लेकिन खेती जो है, खेती बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, तो खेती अगर होती रहेगी तो एक स्थायी जीवन की शुरुआत हो जाएगी। इसमें यही बताया गया है कि जब उन्होंने खेती करना शुरू किया और खेती को पूर्ण रूप से कटने तक जो है काफी समय लगता है, जिसकी वजह से उन्होंने एक स्थान पे घर बना के रहना शुरू किया, जिसमें बुर्ज होम हो गया। कश्मीर में उन्होंने घर बनाए जहाँ पे गड्ढे वाले घर होते थे। मौसम के अनुसार उन्होंने घर बनाना शुरू किया और उसी प्रकार से उन्होंने अपने घर की संरचना बनाई। तो ये सारी विशेषताएं जो है ये नवपाषाण कालीन युग की पाई जाती हैं। उन्होंने पत्थर के औजार बनाए जो
अब ज़्यादा बेहतर तरीके से थे। उन्होंने अच्छे पत्थरों का चुनाव किया, उनमें धार बनाई, उनमें पॉलिश की, उनको ज़्यादा शार्प किया, मतलब उनमें उनकी धार को बहुत तेज किया, जिससे वो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा उपयोगी हो गए थे। उन्होंने मृदभांड भी बनाए, पुराने लोगों ने मृदभांड भी बनाए। कभी कभी इन मृदभांडों पे ऐसी संरचनाएं भी बनाई, ठीक है, क्योंकि जब वो भित्ति चित्र बना सकते थे तो मृदभांडों पे ऐसी संरचनाएं भी बना सकते थे। अब मेहरगढ़ की बात करते हैं। मेहरगढ़ एक प्लेस है, ठीक है, जो कि कहाँ पाया जाता था? मैंने बताया था कि आपको सुलेमान और किरथर पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच में पाया जाता था। ऊपर मैप में आपको दिखाया था, सुलेमान और किरथर पहाड़ी श्रृंखला के बीच में। मेहरगढ़ चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन साइट्स में से एक है, और ये लगभग तीनों कालों का, तीन काल, जो प्रागैतिहासिक काल है, इतिहास का प्रागैतिहासिक काल जो होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्ट्री। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्ट्री, और प्री हिस्ट्री का मतलब होता है कि ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो उसी में से, इस प्री हिस्ट्री में से ही पुरापाषाण काल आता है, मध्यपाषाण काल आता है और नवपाषाण काल आता है। तो मेहरगढ़ जो है इन तीनों पाषाण कालों का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब मेहरगढ़ में इन तीनों पाषाण कालों में लोग रहते थे और वहां पे इसके अवशेष पाए गए हैं। यहाँ पे इस इमेज में दिखाया गया है कि मेहरगढ़ में एक घर पाया गया है जो 4 कमरों वाला होता था, और जिसमें बेसिकली भंडारण का प्रयोग किया जाता था। कुछ कमरों में लोग रहते थे, कुछ कमरों में सामान का रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। और यही मेहरगढ़ से ही सबसे पहले जो है कृषि के साक्ष्य मिले, जिसमें गेहूं उगाना, जौ उगाना, भेड़ बकरी पशुपालन के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। यहाँ पे कई सारे जंगली पशुओं के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे एक कब्र मिली है, मैं आपको कब्र दिखा देता हूँ। कब्र का मतलब होता है समाधान, जो है एक समाधान मिला है। इस समाधान को आप ध्यान से देखिए। आप पैराग्राफ जो है लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ऐसे पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे ये समाधान मिला है, और यहाँ पे इसके साथ जो है वो एक जीव को दफनाया गया है। यहाँ पे जो इस इमेज में आपको देखने को मिल रहा होगा, ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि मेहरगढ़ के जो लोग थे, ऐसा माना गया कि मेहरगढ़ के जो लोग थे वो प्राचीन प्राचीन जो है मान्यता में विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। इस मान्यता के कारण ही उन्होंने आगे की यात्रा के लिए संभवतः इस शव के खाने पीने की व्यवस्था के लिए, ठीक, कि मरने के बाद उसको खाने की कमी न रहे, ठीक, और वो जब पुनर्जन्म की यात्रा पे चले तो उसको खाने पीने की चीजें मिलती रहें, तो उन्होंने इन जो है जीवों को दफनाया, ताकि, तो इस प्रकार से हम उनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में भी जान सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं में जैसे आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, अंत्येष्टि संस्कार करते हैं जीवों मतलब जो मृत्यु होने के बाद उसको सैया पे रख के उसको जला देते हैं। लेकिन जो है उस समय के लोग जो है इस प्रकार से गड्ढे बना के दफना देते थे, और उनमें जीवों को भी दफना देते थे। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। और यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द हैं, जैसे आखेटक, खाद्य संग्राहक, मैंने आपको समझा दिया। पूरा स्थल क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। उद्योग स्थल क्या होता है, तो इतिहास में उद्योग स्थल का मतलब होता है, खासकर प्रागैतिहासिक इतिहास में, ऐसा कोई स्थल मिलना जहाँ पे बहुत सारी भारी मात्रा में पत्थर के औजार मिले हैं, बहुत भारी मात्रा में, बहुत भारी संख्या में पत्थर के औजार मिले हैं। तो संभवतः यह माना जाता है कि यहाँ पे पत्थर के औजारों का निर्माण किया जाता रहा होगा। और जैसे आज हम एक फैक्ट्री में एक पेन बनाते हैं, तो एक फैक्ट्री में बनाते हैं ना, बहुत भारी अमाउंट में प्रोडक्शन करते हैं, वैसे जब वो पत्थर के औजार बनाते थे, इंडिविजुअल भी बनाते थे, लेकिन संभवतः एक समूह जो है बहुत भारी संख्या में पत्थर का औजार बनाता रहा होगा, उसी को कहते हैं उद्योग स्थल। आवासीय स्थल का मतलब होता है जहाँ पे आवास किया जाता है, लोग रहते थे। पूरा पाषाण का काल का मतलब होता है प्राचीन पाषाण का काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और प्राचीन का मतलब पुराना, तो पुराने पत्थरों का काल जो होता है वो पूरा पाषाण काल होता है। मध्य पाषाण काल एक क्लासिफिकेशन है प्रागैतिहासिक इतिहास का। लघु पाषाण काल जो है वो लघु पाषाण को मतलब कहा जाता है कि जब छोटे छोटे पत्थर के औजार मिलने लगे तो उसको लघु पाषाण कहा गया। एग्रीकल्चर कृषक सभी जानते हैं, पशुपालक सभी जानते हैं। नवपाषाण युग जो है वो मैंने बता दिया कि नवपाषाण युग का टाइम कितना था, लगभग 10,000 साल से, कहीं कहीं ये 7,000 सालों से भी शुरुआत होती है, और लगभग 2500 ईसा पूर्व
के आसपास ये देखने को मिलती है। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं किसी दिन एक साथ जो है इसकी सारी एक्सरसाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।